नमस्कार, आप सभी का स्वागत गांव किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। गांव किसान में लगातार आपको हम जानकारी देते हैं किस तरीके से कृषि क्षेत्र का विकास और विस्तार हो रहा है, और इसके लिए कार्यक्रम में हैं 3 सेगमेंट। पहले बात करेंगे खेती किसानी की, और साथ ही बात होगी हमारा पशुधन की भी, और आखिर में बात करेंगे कामयाब किसान की दास्तां की। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। किसान बहनों भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं खेती किसानी की, जिसमें आज आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं जीरो बजट फार्मिंग की। जी हाँ, किस तरीके से हमारे जो किसान हैं अपनी लागत को बेहद कम करके खेती में आगे बढ़ सकते हैं। और ख़ासतौर से जो ज़ीरो बजट फार्मिंग है, इसके तहत आपको बता दें, ना सिर्फ जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, बल्कि कोशिश की जा रही है जो किसान की लागत है वो कम से कम की जा सके और उनकी आमदनी बढ़ सके। आइए इस बारे में नज़र डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। मिश्रण से 1 एकड़ जमीन के लिए आपको 200 लीटर जीवामृत मिश्रण की जरूरत होगी। बेहतर परिणाम के लिए किसान को अपनी फसलों को महीने में 2 बार जीवामृत का छिड़काव करना होगा। हम लोग के पास पिछले 100 साल का रिसर्च डेटा है कि 100 सालों में किस तरह से सारे पोषक तत्व खत्म होते जा रहे हैं। हम लोग को पोषक तत्वों की आवश्यकता क्यों है? अगर हमारे शरीर में पोषक तत्व हम लोग को भोजन से मिलते हैं, पोषक तत्व से हमें कार्य करने की क्षमता मिलती है, एनर्जी मिलती है, शक्ति मिलती है, तथा बीमारियों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता भी मिलती है। अगर पोषक तत्व हमारे अनाज में से ख़त्म हो गए तो ऐसा अनाज खाने से कोई फ़ायदा नहीं। तो हमारे अमृत कृषि में सबसे बड़ा फ़ायदा एक ये भी होता है कि जितने भी पोषक तत्व जो धीरे धीरे रासायनिक खेती के द्वारा ख़त्म हो गए थे, धीरे धीरे वापस अपने सिस्टम में आने लगते हैं। 100 ईयर्स पहले पालक में देखा जाए, इसका जो पोषक तत्व था, आयरन की जो परसेंटेज था, 100 ग्राम्स में ये करीब 64 मिलीग्राम्स होता था। आज ये 1992 में जब इसका डाटा आया है, उसमें जब इन्वेस्टिगेशन की ये टेस्ट रिपोर्ट्स जो आए हैं, इसमें देखा जा रहा है पालक में आपका आयरन 3.3% है, 3 मिलीग्राम्स है। तो इस टाइप से अगर सभी चीज़ों में देखा जाए, हाँ कुछ चीज़ों में जैसे ग्रेन्स क्रॉप्स में कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज बढ़ी है, हाँ प्रोटीन का परसेंटेज कुछ में बढ़े हैं, लेकिन प्रोटीन में वो जो एसेंशियल एमिनो एसिड होता है, अमाइनो एसिड, इनका परसेंटेज रिड्यूस हुआ है। तो ऐसे करके अगर ओवरऑल हम देखते हैं, इवन ऑरेंज में, संतरा में, ड्यू टू कन्वेंशनल एग्रीकल्चर, उसमें का स्टार्च की परसेंटेज बढ़ी है, लेकिन विटामिन सी डिक्रीज हुआ है। तो इस टाइप से वेरियस क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सब में अगर देखा जाए तो न्यूट्रिशन में पर्टिकुलरली माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, ये कम हो रही है धीरे धीरे। तो ये आज सबसे बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। इसमें अमृत कृषि में 2 भाग है। पहला भाग है अमृत जल बनाना। अमृत जल बनाना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। इसमें हम लोग करते क्या है, देसी गाय का 1 किलो गोबर लिया, 1 लीटर गौमूत्र लिया और 50 ग्राम देसी गुड़, इन तीनों को 10 लीटर पानी में हम लोग बढ़िया से मिक्स कर देते हैं, घोल बना लेते हैं। 3 दिन तक इसको रखना होता है। 3 दिन में हम लोग करते क्या है, दिन में 2-3 बार उसको डंडे से घड़ी की सीधी दिशा, उल्टी दिशा में चला देते हैं, ताकि हवा बढ़िया से उसके अंदर मिलती रहे। 3 दिन में आपका अमृत जल बन के तैयार।
चौथे दिन इसको हम लोग 100 लीटर पानी में मिक्स कर देते हैं। टोटल में आपका 111 लीटर का अमृत जल तैयार हो गया, जिसको आप खेत में पटवन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अमृत जल हो गया पहला भाग, जो कोई भी किसान अपने घर में आंगन में बड़े आराम से बना सकता है। दूसरा इसका भाग है अमृत मिट्टी बनाना। अमृत मिट्टी बनाने में करीब 4 से 5 महीने लगते हैं। इसमें जितने भी किचन वेस्ट, फार्म वेस्ट, पुआल, सूखे पत्ते हैं, जितना जैविक कचरा है, सबको इकट्ठा करके हम लोग अमृत जल में 24 घंटे के लिए भिगो के रखते हैं, ताकि जितने भी सूक्ष्म जीवाणु हैं और वो सारे सूखे पत्ते उनको एब्जॉर्ब कर ले, सोख ले। किसान चाहे तो सिंचाई के दौरान पानी में इसे मिलाकर भी फसलों पर छिड़काव कर सकते हैं। इस मिश्रण से जीवन को पोषक तत्व मिलते हैं और ये एक उत्प्रेरक एजेंट के रूप में भी कार्य करता है, जिसके वजह से मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की गतिविधि बढ़ जाती है। जीरो बजट फार्मिंग के इस्तेमाल से किसानों की बहुत सी समस्याओं का समाधान हो सकेगा। महंगे रासायनिक खाद और उर्वरक के लिए ऋण नहीं लेना पड़ेगा, साथ ही पैदावार भी अच्छी मिलेगी, जिससे आय में भी इजाफा होगा। इस तरह देखा जाए तो भविष्य में यह पूरी तरह से रासायनिक खाद्य की जगह ले सकता है। साथ ही प्रकृति और स्वास्थ्य के गिरते ग्राफ को भी संभाला जा सकेगा। तो देखा आपने जीरो बजट फार्मिंग जो एक विकल्प अब हमारे सामने आ चुका है, इसका चयन हम कैसे कर सकते हैं और कैसे अपनी लागत को कम करके मुनाफे को बढ़ा सकते हैं। फिलहाल गांव किसान में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत गांव किसान में। अब चलिए बात करते हैं हमारा पशुधन में मधुमक्खी पालन की। किस तरीके से मधुमक्खी पालन क्षेत्र से आपसे जुड़ सकते हैं, यहाँ पर क्या क्या विकल्प आपके लिए खुले हुए हैं, किस तरह की संभावनाएं इस क्षेत्र में मौजूद हैं। लेकिन ये सब जानने से पहले ज़रूरी कि आप मधुमक्खी पालन करने से पहले इस बात की जानकारी लें और प्रशिक्षण भी ज़रूर लें। इस दौरान आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मधुमक्खी पालन भूमिहीन किसानों के लिए आय का सबसे अच्छा विकल्प है। जो किसान इस कुटीर उद्योग को शुरू करना चाहते हैं, वो छोटी सी जगह से ही और कम व्यय पर इसे शुरू कर सकते हैं। इस व्यवसाय से अकेले शहद ही नहीं, बल्कि अन्य उत्पाद जैसे वी वेनम, बी पोलिंग, बी वैक्स, रॉयल जेली भी मिलते हैं। इन उत्पादों से अतिरिक्त मुनाफा भी होता है। आजकल के युवा किसानों के बीच खेती और बागवानी के साथ साथ मधुमक्खी पालन का चलन तेजी से बढ़ रहा है। ये कम खर्चीला, बेहतर मुनाफा देने वाला व्यवसाय है। मैं जब पढ़ता था 1990 में बेसिक एग्रीकल्चर में, तो एंटोमोलॉजी में हम लोगों ने कीट विज्ञान में पढ़ा था, लाभदायक कीट और हानिकारक कीट। तो क्योंकि मैं किसान परिवार से संबंधित हूँ, तो हम लोगों ने उसमें रेशम कीट पालन, लाख और मधुमक्खी पालन, वर्मी कंपोस्टिंग, इन सब के बारे में पढ़ा था। तो तभी मुझे लगा कि क्यों ना हम लोग मधुमक्खी पालन को, कुछ दूसरे देशों में जैसे मधुमक्खी पालन बहुत अच्छे स्तर पे किया जा रहा है, वहाँ के बारे में पढ़ा, जर्मनी के बारे में पढ़ा। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना मधुमक्खी पालन शुरू किया है। तो मैं 2 बॉक्स लेकर के आया और 2 बॉक्स से मैंने शुरू किया। उद्यान विभाग हमारे उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में एक ट्रेनिंग सेंटर था, वहाँ से मैंने प्रशिक्षण लिया 1.5 महीने का। और उसके बाद
2 बी हाइव से मैंने शुरू किया मधुमक्खी पालन। बहुत अच्छा प्रोडक्शन उनसे मिला, तो पहले साल में ही लगभग हम लोगों ने 2 बी हाइव से करीब 40-45 किलो शहद निकाला, तो हौसला बढ़ा। तो मैंने अपने और साथियों को उससे अवगत कराया कि ऐसे ऐसे मधुमक्खी पालन मैंने किया, तो इतना शहद निकला है। तो साथी लोग भी प्रेरित हुए, तो फिर हम लोगों ने ग्राम विकास विभाग से संपर्क किया उत्तर प्रदेश से। तो DRDA के माध्यम से तब ट्राइसेम योजना में ट्रेनिंग होती थी, तो उसमें हम लोगों ने अपने 18-20 लोगों को इकट्ठा करके और परियोजना निदेशक के माध्यम से उनको प्रशिक्षित किया मधुमक्खी पालन में। सभी लोगों ने उनमें से मधुमक्खी पालन शुरू किया। IRDP स्कीम में उनको 19 हज़ार का लोन मिला, और ऐसे करके ये यात्रा चल पड़ी। 92 में ये शुरू हुआ। 94 में भारत सरकार के कुछ अधिकारियों ने हमारे संस्थान का भ्रमण किया, तो हमें पूरे भारतवर्ष में उस समय कृषि मंत्रालय की योजना थी फसलों की उत्पादकता में वृद्धि हेतु मधुमक्खी पालन का विकास। इस योजना के अंतर्गत मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र के रूप में हमारा चयन किया गया कि हम पूरे भारतवर्ष में कहीं पे भी किसी भी राज्य में मधुमक्खी पालकों को प्रशिक्षित कर सकते हैं इस योजना के अंतर्गत। तब से लगातार हम लोगों को प्रशिक्षित करते रहे, और उसके बाद फिर नेशनल बी बोर्ड बना कृषि मंत्रालय का। नेशनल बी बोर्ड के माध्यम से हम लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम जो है, नॉर्थ नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षित किया। ऐसे ही नेशनल बी बोर्ड के कार्यक्रम जब शुरू हुए, तो उसमें बहुत सारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उसमें किसानों का आना जाना रहना ट्रेनिंग सब फ्री होती है। तो जो मधुमक्खी पालक किसी भी राज्य के हों, भारत के निवासी हों, किसी भी राज्य के हों, वो नेशनल बी बोर्ड से संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे भी संपर्क कर सकते हैं। उनके लिए आना जाना रहना ट्रेनिंग सब फ्री होती है। ये राज्यवार ट्रेनिंग होती है, स्टेट वाइज ट्रेनिंग होती है। तो इस प्रकार किसानों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था हम लोगों ने मुफ्त की है भारत सरकार के सहयोग से। जितने भी बी बॉक्सेस हैं, कॉम फाउंडेशन शीट है, जितने भी इक्विपमेंट्स प्रयुक्त होते हैं वो सब हम लोग बनाते हैं। हमारे किसानों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती, और बल्कि दूर दूर से भी, दूसरे राज्यों से भी, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, उधर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से हमारे यहाँ किसान मधुमक्खी पालक प्रशिक्षण लेने भी आते हैं, सामान लेने भी आते हैं। तो उनको हम लोग गाइड भी करते हैं। 24 आवर्स हमारा मोबाइल भी खुला रहता है। किसी को मधुमक्खी पालन संबंधित कोई दिक्कत हो, उसकी समस्या का निराकरण करने के लिए 24 आवर्स हम लोग तत्पर रहते हैं और उसका निराकरण करते हैं। किसी के सामने बीमारी कोई आई है, कोई माइग्रेशन संबंधित दिक्कत है, तो इस तरह की सारी दिक्कतें हम लोग मधुमक्खी पालक की दूर करते हैं। अब जो नए किसान मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं उनको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि करीब भारत सरकार की जो योजना है उसमें 50 बॉक्स की जो एक यूनिट है वो 2,28,000 रुपये की कीमत होती है उसकी। उसमें 40% सरकार की ओर से अनुदान मिलता है, 88,000 रुपये, और वो किसान के जो मधुमक्खी पालक है उसके खाते में सीधा ट्रांसफ़र होता है, कोई बिचौलिया इसमें नहीं है। और वो 2,28,000 रुपये का सामान मतलब 88,000 रुपये सरकार से अनुदान प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार वो जो बाकी बचा हुआ रेस्ट अमाउंट जमा करके वो 2,28,000 का प्रोजेक्ट से शुरू कर सकता है। और वैसे वाइबल यूनिट हम लोग मानते हैं कि लगभग 100 बॉक्सेस की होती है। तो इससे दूसरे साल में, क्योंकि मधुमक्खी के साथ जब शहद मिलता है तो मधुमक्खियाँ भी बढ़ती हैं, तो एक साल के बाद 100 बॉक्सेस हो जाते हैं। तो 100 बॉक्सेस से ये मानते हैं हम कि 2 लाख रुपए का फ़ायदा, 100 बॉक्स से 2 लाख रुपए का फ़ायदा किसान को सारे खर्चे निकाल करके हो जाता है। इस मीठे से व्यवसाय को शुरू करने के लिए सबसे पहले खुली जगह की जरूरत होती है, जिसमें मधुमक्खी की पेटियों या बॉक्स को रखा जाता है। 4 से 5 हजार वर्ग फुट की जगह पर करीब 200 से 300 पेटियां रखी जा सकती हैं। इसके बाद बेहतर उत्पादन देने वाली मधुमक्खियों एपिस मेलिफेरा, एपिस फ्लोरिया, एपिस डोरसाला और एपिस इंडिका को पाला जाता है। इन प्रजातियों में एपिस मेलिफेरा सबसे ज्यादा शहद और अंडे देने वाली मधुमक्खी है। साथ ही कुछ जरूरी उपकरणों को लेकर इस व्यवसाय को शुरू किया जा सकता है। जो किसान या युवा इस व्यवसाय में नए हैं, उन्हें प्रशिक्षण लेकर ही इसे शुरू करना चाहिए, जिसके तहत मधुमक्खियों की आदतों से लेकर शहद निकालने तक की जानकारी दी जाती है। इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा देश के छोटे और सीमांत किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दीर्घावधि ऋण सुविधा भी दी जाती है। नाबार्ड लघु उद्योगों के लिए आमतौर पर 3 से 15 साल की अवधि के लिए ऋण देता है। इस ऋण से किसान इस व्यवसाय को आसानी से शुरू कर सकते हैं। जहां एक और किसान अपनी आय बढ़ने की पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं, वहीं सरकार भी किसानों के आत्मनिर्भर होने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मधुमक्खी पालन क्षेत्र में 500 करोड़ की राशि के आवंटन की घोषणा की है। इससे 2 लाख से अधिक लोगों को फायदा होगा। इससे रोजगार के अवसर तो बढ़ेंगे ही, साथ ही
आत्मनिर्भरता भी आएगी। साथ ही विदेशों में बढ़ती भारतीय शहद की मांग से निर्यात में संभावनाएं बढ़ेंगी। और अब वक्त हो चला इस माह के पशुपालक कैलेंडर का, यानी कैसे आप अपने पशु को निरोगी और स्वस्थ रख सकते हैं, जान लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर में। सितंबर माह का पशुपालक कैलेंडर। दुधारू पशुओं में थनैला रोग से बचाव का उपाय करें। पशुओं को अंतः परजीवी नाशक दवाई पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार नियमित दें। गाय व भैंस को ताव में आने के 12 से 18 घंटे के अंदर गाभिन करवाने का उचित समय है। बरसीम की बिजाई इस माह के अंतिम सप्ताह में शुरू करें। इसी के साथ ही गांव किसान में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत गांव किसान में। अब हम पहुंच चुके हैं हमारे आखिरी सेगमेंट, जिसमें आप देखते हैं एक सफल किसान की कामयाबी की दास्तां। किस तरीके से ये दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश सागर के युवा किसान आकाश चौरसिया ने जून 2011 से खेती करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने टमाटर की जैविक खेती की। खेती के दौरान उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। खेती को बारीकी से समझने के लिए आकाश ने कृषि विज्ञान केंद्र में विशेषज्ञों से संपर्क किया। फिर खेती करने के तरीके में सुधार कर खेती का दायरा बढ़ाया। इस दौरान आकाश ने 3 एकड़ के खेत में टमाटर, मिर्च, बैंगन जैसी सब्जियों को उगाकर किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही आकाश ने ये भी देखा कि किसान कृषि की कई समस्याओं का सामना कर रहे थे, जिनमें खाद, बीज, कीट, खरपतवार की समस्याएं सामान्य हैं। आकाश ने इनके समाधान के बारे में सोचा और फिर मल्टी लेयर फार्मिंग की। जून 2011 से मैं खेती का कार्य कर रहा हूँ और सबसे शुरुआत में जो है हमने टमाटर की फसल से अपनी खेती का काम चालू किया था। बहुत छोटी सी ज़मीन से, लगभग 10 डिसमिल भूमि से हमने एक्सपेरिमेंट के तौर पर ये काम चालू किया था 2011 में। फिर धीरे धीरे करके 2012 में कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में आया और डॉक्टर यादव साहब के संपर्क में आया और धीरे धीरे करके फिर बड़े एरिया में हमने करना चालू किया, 2.5 एकड़, 3 एकड़ और 3 एकड़ में फिर हमने एक्सपेरिमेंट किया। टमाटर के बाद बैगन, मिर्ची, करेला, लौकी, गिलकी, तमाम तरह की फसलों पर काम किया। और उसके बाद जो है हमने देखा कि किसानों के पास बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर हमें विस्तृत रूप से अगर जैविक खेती को आगे बढ़ाना है और जन जन तक ये पहुंचाना हर एक खेत में, तो हमें एक स्ट्रेटेजी के अंतर्गत काम करना पड़ेगा। तो हमने देखा कि फार्मर के पास बहुत सारी समस्याएं हैं। कहीं खाद की समस्या है, कहीं बीज की समस्या है, कहीं दवाई की समस्या है, कहीं कीड़ों की समस्या है, कहीं खरपतवार की समस्या है, तो कहीं क्लाइमेट चेंज की समस्या है। तमाम तरह की समस्याओं से किसान आपस में घिरा रहता है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान कैसे हो, एक मार्जिनल फार्मर इन सारी समस्याओं का समाधान करते हुए कैसे एक प्रॉफिट जनरेट करे, अपनी पॉकेट मनी को बढ़ाए, वो एक सवाल दिमाग में घूम रहा था। तो 2014 में
हमें एक लेयर फार्मिंग का कॉन्सेप्ट ध्यान में आया। तो उसमें हमने एक साथ एक ज़मीन पर 2 फसलों का एक्सपेरिमेंट किया। ज़मीन के नीचे एक अलग कंद वाली फसल को उगाया, फिर एक छायादार हमने शेड बनाया 7 फीट की हाइट पर, उस पे हमने एक बेल वाली फसल को प्लान किया। दोनों फसलें काफ़ी अच्छी हुई। फिर 2015 में हमने 3 लेयर मॉडल पे काम किया। 2014 में फिर 4 लेयर मॉडल पे काम किया, जिसमें हमने एक साथ एक ही ज़मीन पर 4 फसलों को उगाया। क्रमशः ज़मीन के अंदर अदरक को लगाया, फिर ज़मीन के सरफेस पर लीफी वेजिटेबल्स को लगाया, फिर उसके ऊपर हमने 7 फीट हाइट के ऊपर मंडप बनाया, तो उसमें हमने बेल वर्गीय सब्जी को लगाया। और फिर उसके बाद हमने पपीते का प्लांटेशन किया, जिसमें वो 8 फीट की हाइट पे फला। तो 8 फीट की हाइट पे हमारा पपीता फला, 7 फीट की हाइट पर हमारी बेल वाली फसल फली, और ज़मीन पर हमारी पत्ती वाली सब्जी, और ज़मीन के अंदर हमारी कंद वाली सब्जी। तो इस तरह से एक साथ एक ज़मीन पर हमने 4 फसलें उगाई। और 4 फसलों से हमारा अनुभव जो रहा, वो अनुभव ये रहा कि हमें जितनी भी प्रकार की समस्याएं हैं, चाहे खाद हो, बीज हो, खरपतवार हो, कीड़े हो, क्लाइमेट चेंज हो, या कम पानी की दिक्कत हो, इन सारी दिक्कतों का समाधान हमें एक मंच पर मिला, वो मल्टी लेयर फार्मिंग से। और साथ में हमारा उत्पादन भी 4 से 5 गुना बढ़ा, क्योंकि जब आप 4 फसल उगाते हैं तो 4 गुना आपका प्रोडक्शन हो जाता है, और हमारे खर्चे लगभग 4 से 5 गुना कम हुए। तो हमने देखा कि हमारा नेट प्रॉफिट नॉर्मल से सामान्यता से 8 से 10 गुना बढ़ा। तो जहाँ पर किसान 1 लाख रुपए कमा रहा था, वहाँ पर हमारा 7 से 8 लाख रुपए का फिगर गया, और नेट प्रॉफिट हमने 2.5 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ का गेन किया। फिर उसके बाद हमारा 3 एकड़ में हमने ये पूरा लेयर फार्मिंग चालू किया, और अभी वर्तमान में हमने एक्सटेंशन करके 17-18 एकड़ भूमि पर हम काम कर रहे हैं, जिसमें मल्टी लेयर फार्मिंग भी है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी है, ग्रेन क्रॉप भी है, और तमाम तरह की फसलें हैं, गौपालन भी है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, लेयर फार्मिंग, मल्टी क्रॉपिंग, इस तरह के सभी तरह के मॉडलों पर हम काम कर रहे हैं। सबसे पहले 2 लेयर से शुरुआत करते हुए अब 5 लेयर में खेती कर मुनाफा को 4 गुना कर दिया है, जिसमें अदरक, पत्तेदार सब्जियां, बेल वाली सब्जियां और पपीता शामिल है। इस तरह से किसानों की समस्या का समाधान कर आकाश चौरसिया ने मिसाल कायम की है। तो देखा आपने किस तरीके से सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में ये किसान ना सिर्फ अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं, बल्कि देश का नाम भी रोशन कर रहे हैं। फिलहाल आज के लिए गांव किसान में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे और ज़्यादा जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।